बंगाल में बढ़ रही है मुस्लिम राजनीतिक पार्टियों की संख्या। आज हम बात इस विषय की करेंगे। देखिए, मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहा है और ये कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा हो चुका है ममता दीदी के आगे, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। आज राज्य की सत्ता की पहचान और लोकतंत्र के लिए ये गंभीर चेतावनी है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% के आसपास है या इससे ज़्यादा हो सकती है, अभी फाइनल सेंसस नहीं आया है। और इसी आबादी के सहारे अब कई मुस्लिम पार्टियां सक्रिय हैं। कौन कौन सी अभी हाल फिलहाल में सक्रिय हुई हैं और कुल कितनी पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोट बैंक केंद्रित हैं, वो बता देते हैं आपको। देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया WPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI और अब एक नया राजनीतिक खिलाड़ी सामने आ गया है, मुस्लिम नेता सैयदा रहूल अमीन। इनकी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले जातीय उन्नयन पार्टी का गठन इन्होंने किया। 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। ये उसके कुछ पोस्टर बैनर का पूरा तामझाम हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल सीधा है, इन सभी पार्टियों के सक्रिय होने से TMC को कितना नुकसान होगा और उसकी सत्ता पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये बीजेपी के लिए कितना बेनिफिशियल रहने वाला है। आज इस पहलू की भी बात, क्योंकि चुनाव सामने है कुछ ही महीनों में। जितनी ज्यादा मुस्लिम पार्टियां सक्रिय होंगी उतना ही मुसलमान वोट डिवाइड होगा। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार तनाव में दिखाई देती हैं, असुरक्षा में नजर आती हैं। SIR का विरोध करते करते वो दिल्ली तक आ गई। ये पूरी बौखलाहट आप जो देख रहे हैं ममता दीदी की, उससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। ये अस्तित्व को खतरा है। इस मुस्लिम राजनीतिक बढ़त के चलते बंगाल की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता संतुलन किस तरीके से डिसबैलेंस हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्या TMC अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि एक शिकार उस पर कई शिकारियों की नजर। अब इन नई मुस्लिम पार्टियों के सक्रिय होने से राज्य में नया राजनीतिक समीकरण बनेगा क्या? उधर हुमायूं कबीर ने अलग ही माहौल बना रखा है। ये केवल चुनावी लड़ाई नहीं है, इसे समझना होगा। ये एक संकेत है। पश्चिम बंगाल में राजनीति अब सिर्फ इस्लाम और मजहब के इर्द गिर्द घूम रही है, ये समझ ले तो बेहतर होगा। ये संविधान, लोकतंत्र और राज्य की पहचान के लिए भी गंभीर चुनौती है, इसलिए ये मुद्दा हमने उठाया है। ये जरूरी है कि सभी राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि आज के फैसले राज्य की राजनीति पर आने वाले दिनों में असर डाल सकते हैं। और आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्थिति लगातार बदल रही है? मुस्लिम आबादी जो कि बड़ी पैमाने पर, विशेष तौर पर जो बॉर्डर से लगे जिले हैं, सीमावर्ती जिले जिन्हें कहते हैं, फिर चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में 100 गुना से ज्यादा आप कह सकते हैं, इस प्रकार से जो है आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। वहां पर आबादी जो बढ़ी है, अब जब आबादी बढ़ी तो उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी जन्म हो गया। वो भी बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गई हैं। AIMIM भी बड़े पैमाने पर मोर्चा खोलने इस बार वहां जा रहा है। तो कितना असर पड़ने जा रहा है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स पर इन मुसलमान वोट बैंक पर केंद्रित पार्टियों का आने से, ये आज का विषय है जिस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो देख लीजिए। फिर पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक बार दिखाइए। नॉमिनल जो गांव के पिछड़े हुए लोगों का, इन लोगों का जो डिमांड्स है, इसके ऊपर किसान लोगों के लेकर और इंडस्ट्रियल जो हमारे जयपुर ईस्ट मिदनापुर जो है वो इंडस्ट्रियल जोन है, उस इलाके में उन लोगों को लेकर हमारा जो मोटिव है, उन लोगों के लिए काम करना है और वहीं से हमारा स्टार्ट है। हमारा नॉन कम्युनल जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे जो डिमांड्स हैं उनके साथ मैच हो जाता है तो हम आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जाना ना जाना तो बात की बात है, लेकिन बात करने में किसी से एतराज नहीं है, बट बशर्ते कि वो नॉन कम्युनल पार्टी हो, जैसे कि बीजेपी। TMC, देखिए, TMC से अगर जुड़ना था तो फिर हम तो अलग नहीं। हमने ऐसा, आप लोगों को क्यों लगता है कि हमने TMC को अपना डिमांड नहीं भेजा? हो सकता है कि हमारा डिमांड रिफ्यूज हुआ, इसलिए हम फिर मजबूर हो गए, वरना तो हम भी चाहते कि एक कम्युनल पावर को रोकने के लिए। लेकिन ये सवाल तृणमूल के लिए है कि वो कितना चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए। वो वक्त मिलेगा तो उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन में हम लोग ने अपील किया है, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि रजिस्टर्ड कोई सिंबल नहीं मिलेगा, तो वो होने के बाद ही पता चल जाएगा। तो एक अनार 100 बीमार, लेकिन एक अनार नहीं है। संख्या 30% है। अब जब 30% हैं तो अब सोचिए, अंदाजा लगाए कि कितने बड़े पैमाने पर नई नई राजनीतिक पार्टियों का उदय हो रहा है, विशेष तौर पर वो पार्टियां जो मुसलमान वोटों पर केंद्रित हैं।
अब इससे किस प्रकार का समीकरण बन रहा है, बिगड़ रहा है, किसका बन रहा है, किसका बिगड़ रहा है, आज हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। चंद्रशेखर बसोतिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं राम प्रकाश पांडे जी, उनका इंतजार है, कुछ ही पलों में वो जुड़ जाएंगे। शुरुआत में चंद्रशेखर जी आपके माध्यम से करना चाहूंगा इस डिबेट की। बंगाल में लगातार नई नई मुस्लिम पार्टियां इंट्रोड्यूस हो रही हैं और इससे पहले भी कई पार्टियां सक्रिय हैं। टीएमसी का जो पारंपरिक वोट बैंक है वो मुसलमान है, और वो आपको लगता है कि वो पारंपरिक वोट बैंक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई दिखाई दे रही है इन दिनों? चंद्रशेखर जी, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल से सुन रहे तमाम श्रोताओं को मैं कहूंगा और सुदर्शन न्यूज के कहूंगा कि आपने आज ये जो मुद्दा उठाया वास्तव में राष्ट्रीय हित का ही मुद्दा है जी कि आखिर हम व्यक्तिगत राजनीति के लिए कितना नीचे जाएंगे जी अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी का नारा ही है राष्ट्र प्रथम। हम भारत में हिंदू हो मुसलमान हो, जो राष्ट्रवादी है वो हमारे भारतीय है, वो भारतीय रहेंगे। पर चूंकि आपने बोले बंगाल के मुख्यमंत्री की चिंता इस बात से नहीं है कि मुस्लिम यहाँ पे बट रहे हैं, उनकी चिंता इस बात से है कि जिन घुसपैठियों को उन्होंने मतदाता बनाया हुआ था, इस बार वो घुसपैठिए भाग रहे हैं। ये बंगाल में जो मुस्लिम तुष्टीकरण जो चल रहा है, पार्टियां बन रही है, इसका एकमात्र कारण है कि बंगाल के मुसलमानों को इस समझ में आने लगा है ये मुख्यमंत्री हमारा विकास नहीं विनाश कर रही है, ये हमें दे नहीं रही है, बल्कि वर्षों से हमारा शोषण कर रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितनी भी मुस्लिम पार्टियां बन रही हैं, ये घूम फिर के टीएमसी को लाभ होगा, न कि नुकसान होगा। क्योंकि ये एक चक्रांत, ये इनकी सोची समझी साजिश है कि जो मुसलमान 30% है वो कांग्रेस या सीपीएम में न, जब बीजेपी ये मानती है कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जिसको विकास समझ में आता है, जिसको ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या जो देश के प्रधानमंत्री है, जब वो किसी भी योजना को लागू करते हैं तो उसमें जाति नहीं होती, वो सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पे काम करते हैं। पर पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है जी। पश्चिम बंगाल में टीका और टोपी देख के उसके विकास का पैमाना तय होता है। यदि टोपी है तो उसको चुनाव में यूज करना है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा जल्दी से जरा। ये मुसलमान जो पार्टियां बन रही है जी, ये आज लिख लीजिए, यदि चुनाव में मुख्यमंत्री को सीटें ना आई तो ये इनको डिप्टी सीएम ना बना दे कि आओ मुसलमान डिप्टी सीएम बन जाओ, बंगाल तुम्हारा है, क्योंकि मुख्यमंत्री। अरे आप लोग तो आश्वस्त है ना अपनी जीत को लेकर? मैं बता रहा हूँ, हम बंगाल के जो सनातनी लोग जिनके ऊपर अत्याचार है, हिंदू मुसलमान जो भी है, आज के दिन में बंगाल में आंकड़ा देख लीजिए। ठीक है, ओके, मुसलमान मैं आ रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, मैं लौटूंगा। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं, एक बार ओपनिंग रिमार्क उनका भी हो जाए सर, पहली प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे। तब तक हो सकता है टीएमसी का पक्ष रखने के लिए भी राम प्रकाश पांडे जी जुड़ जाए हमारे साथ, उनका भी इंतजार है साथ साथ में। सर सुरेंद्र स्वामी जी, बंगाल में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर हम कई डिबेट कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नई नई पार्टियों की सक्रियता की, जिनमें IUML है, एक यूनियन मुस्लिम लीग, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और ना जाने क्या क्या। अब ये जो तमाम नई चीजें हम देख रहे हैं, इससे सत्ता का समीकरण किस प्रकार से बनता बिगड़ता आप देख पा रहे हैं सर? क्या है विश्लेषण आपका बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक, बताइए दर्शकों को। स्वामी जी, देखिए ऐसा है आशीष जी कि अब धीरे धीरे मुस्लिम्स को ये लगने लगा है कि उनकी अपनी लीडरशिप होनी चाहिए और उनकी अपनी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अन्य पार्टियों से जुड़ते हैं तो उनकी वोट बैंक तक तो राजनीति रहती है, लेकिन उसके बाद वो एक सरकार के कार्यक्रमों में उतनी दबाव की राजनीति नहीं बना पा रहे हैं। और उनके अपने जो मुद्दे, जो एजेंडा कहिए या मुद्दे कहिए, उनको लेके चल रहे हैं, वो मुद्दे और एजेंडा उनके पिछड़ रहे हैं। अभी तक पूरे देश में सबसे पहले सिर्फ IUML थी जो कांग्रेस के साथ मिलकर और UDF का हिस्सा होके केरल में सत्ता में रही है बीच बीच में, और उनका वहां प्रभाव है जी। लेकिन पिछले 10 सालों में जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM जी, तो इन्होंने अपना प्रभुत्व दिखाया है। इन्होंने हैदराबाद में तो ये लोग जीतते ही हैं, तेलंगाना में
अब उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में भी जो बीएमसी के इलेक्शंस है वहां उन्होंने बहुत अच्छी अपने एरिया में परफॉर्मेंस दी है जी। और बिहार के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को भी टक्कर दी है सबको, और वो एक अच्छी स्थिति से उभरे हैं जी। तो अब इन लोगों की स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके हिसाब से छोटी छोटी पार्टियां बनाएं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी कोई एक ऐसी मुस्लिम लीडरशिप नहीं है जो अक्रॉस दी वेस्ट बंगाल सबको एक्सेप्टेबल हो। तो वो छोटी छोटी ये पार्टियां बना के लोकलाइज्ड एरिया में और अपने अपने कैंडिडेट्स को वहां खड़े करेंगे, और ये सब मिलकर के जो भी 3-4 पार्टियां बनेंगी जी, वो सब ये पार्टियां मिलकर के, और फिर एक जैसे इनका गठबंधन बना था इंडी गठबंधन, ऐसे ही ये भी अपना एक गठबंधन वहां पे बनाएंगी। और इसका सीधा सीधा जो बैड इफेक्ट है जी वो टीएमसी पे पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जी ठीक है, टीएमसी के भी जुड़ गए सर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, फिर और डिटेल में हम बात करेंगे। टीएमसी के प्रवक्ता राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, लगातार मुस्लिम पार्टियों का बनना, सक्रिय होना पश्चिम बंगाल में, क्या ये माना जाए कि टीएमसी का भरोसा मुसलमानों में अब कम होता जा रहा है और वो लोग अपना एक नेतृत्व खोज रहे हैं, जैसा कि सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं? किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं इसको? कितनी ये चिंता की बात आप लोगों के लिए, किस प्रकार का मंथन जारी है अंदर खाने, जरा बताइए हमें भी। देखिए, हमारी कोई चिंता की बात ही नहीं है जिसमें, क्योंकि हमारे दल की जो नेत्री हैं और पश्चिम बंगाल में हमारे तृणमूल कांग्रेस जाति पात की राजनीति नहीं करती है, सभी जाति को समान दृष्टिकोण से लेके और सबके लिए बराबर का उन्नयन का काम करती है। दूसरी बात है, ये आप जो बोल रहे हैं जी, तो मैं स्वामी जी को बता रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों के ऊपर प्रहार कर रही है उसका रूप है ये दल ये दिखा रहा है कि हम प्रतिवादी शक्ति बन के आ रहे हैं। ये मुसलमान जो एक राजनीतिक चेहरा दिखा के कि आगाह कर रही है भारतीय जनता पार्टी को कि एसआईआर के नाम पर मुसलमानों को ही टारगेट किया जाए, तो आगाह हम है। ये सारी की सारी कौम पहले भी ममता बनर्जी की थी और आज भी ममता बनर्जी की। नहीं, वोट बैंक का अगर बटवारा हो जाएगा तब ममता दीदी का कहां बचेगा सर? अरे आप देखते जाइएगा ना, ये तो हम एक अनार है, 100 बीमार है। बंटवारा तो होना ही नहीं है कौम का। हाँ, वोट का तो बंटवारा होना ही नहीं है। हाँ, नहीं, इतने आश्वस्त आप लोग क्यों हैं? ये ओवैसी, हुमायूं कबीर, ये तो बड़े बड़े कुछ खिलाड़ी हैं, उसके अलावा कई सारी नई पार्टीज वहां पर सामने आ रही हैं। कहा कि ओवैसी 21 में भी आए थे। नहीं, इस बार ज्यादा तैयारी के साथ आ रहे हैं। आईएसएफ एक है, उसको समर्थन किए थे, आईएसएफ अपनी उसी दायरे में रह गई। तो और उसके बाद साफ दायरा इन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम हुमायूं कबीर जो आए थे उनके साथ नहीं आए आईएसएफ वाले। तो ये देखिए, ये जो आ रहा है तो वो सारे के सारे बदल। और पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं, जो हमारे वोटर हैं, वो आगे से भी ममता आप लोग अब तक एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताते थे, अब तो न जाने कितनी बी टीम आ गई है। किस किस को बी टीम बताएंगे सर? ये सारी तो बीट इन्हीं की है। देखिए, ये ऑपरेशन लोटस के नाम पे भारतवर्ष में भाजपा ने क्या क्या खेल खेला है। अब ऑपरेशन लोटस कौन सा आप लोगों के द्वारा इजाद किया गया शब्द है? मैं ये तो आप विपक्ष के नेताओं के मुंह से सुनता हूं सर। क्या है ये ऑपरेशन लोटस? ऑपरेशन लोटस हमारे नेताओं के सुनते हैं कि इधर आप बताइए कि हुमायूं कबीर के वहां हमने देखा कि बहुत बड़ा बड़ा पैसे का जखीरा मिला। तो अगर तृणमूल कांग्रेस के कहीं होता तो वहां सारी ईडी सीबीआई सब पहुंचने लगती है। आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपकी राज्य पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? ठीक, मैं ये बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। ये तो सुरेंद्र स्वामी जी, राम प्रकाश पांडे कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर इन्हीं का सेटअप है। अब ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। चंद्रशेखर जी, सीधे तौर पर ये चीज कही जाती है कि अगर मुसलमान वोट बटा तो सीधा फायदा बीजेपी को। टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये वो लोग भी समझते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि हुमायूं कबीर आपका सेटअप है। एआईएमआईएम बी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सॉरी। और ये जो आज मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है राजनीतिक, उसके पीछे बीजेपी का पूरा प्लान है और इसी के तहत वो कोशिश कर रहे हैं 26 जीतने की, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुसलमान वोट नहीं बटेगा, इसको लेकर आश्वस्त है टीएमसी। बताइए आप चंद्रशेखर जी। मैं पहली बात का उत्तर दे दूं जी। हमने नहीं, हुमायूं कबीर जी ने जब नई पार्टी का चयन किया जी, तो उन्होंने कहा कि मैं आज इस पार्टी को खत्म करूंगा और दोबारा सत्ता आई तो मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारी नेत्री है, उनके पास जवाई की तरह जाऊंगा और सरकार में शामिल हो जाऊंगा।
मुख्यमंत्री ने क्या कोई जवाब आया? टीएमसी ने क्या कोई रिप्लाई दिया? नहीं दिया। इन्होंने दूसरी बात कही कि पैसों का जखीरा पकड़ा जाता है। अरे राज्य की पुलिस है, डीजीपी है, एसपी है, आपने क्या किया? जिस दिन 6 दिसंबर को उसने धार्मिक उन्माद किया, मस्जिद के नाम पे जो बाबरी मस्जिद का बात की, उस दिन पहले दिन रात को सरकार पुलिस भेजती है, गुप्त मीटिंग करवाती है और सारी योजनाओं को सही करके इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक बंगाल में एक मंदिर की पूजा होती है तो पुलिस लाठी चार्ज करती है, पर वह इतनी बड़े 5 लाख 10 लाख लोग आ गए, मुख्यमंत्री का शब्द नहीं था। उसके बाद बेलडांगा में घटना हुई, मुख्यमंत्री ने आपके सभी चैनल से कहा कि ये 30% लोग हैं, ये थोड़ा उपद्रव करेंगे, इनके संग लगने जाऊंगी तो झमेला बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मेरी वोट बैंक है। तो सांप्रदायिक राजनीति कौन कर रहा है? आपने कहा कि बीजेपी एक ही चीज जानती है, जो भारत का नागरिक है, भारतीय मुसलमान है, उसके विकास में अड़चन नहीं होगी। आप पश्चिम बंगाल के आंकड़े निकालें, जेल में सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल है वो मुसलमान है, जिनका जीवन 15 साल में बर्बाद कर दिया। पहले सीपीएम ने इनका तोषण किया, फिर टीएमसी ने किया। सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी है? मुस्लिम नौजवानों की। उनको काम नहीं है, उनको बम दे दिया जाता है। आतंकवादी घटनाओं में सेफ जोन बंगाल नहीं, तो ये कहीं ऐसा तो है नहीं कि हम ये असत्य, हमने नहीं, ये क्या ये सत्य नहीं है, सच नहीं है कि अगर मुसलमान वोट बट गया तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा? ये गलत है क्या ये थ्योरी? मैं ये कह दूं, ये बिल्कुल सही है सर। ये माननीय मुख्यमंत्री की एक साजिश है। वही तो ये कह रहे हैं कि आप सुनिए ना सर चंद्रशेखर जी, आप मामला समझिए। टीएमसी का ये कहना है कि हुमायूं कबीर के पास सोने का खजाना भी निकल आए तो वहां पर कोई ईडी सीबीआई नहीं जाएगी। हम यहाँ पर कुछ भी हल्का सा करते हैं तो तुरंत ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। ये इसलिए वहां पर ईडी सीबीआई नहीं जा रही है सर, क्योंकि वो आपका मदद कर रहा है चुनाव जीतने में, मुसलमान वोट काटने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी के प्रवक्ता से पूछिए, हाँ, पार्थोदा के पास जो रुपया निकला वो थोड़ा सा था क्या? आईपीएस के पर जब कोयला की चोरी का केस चला है वो थोड़ा सा है क्या? और रही बात, आप बोलते ईडी नहीं की, मैंने आपकी बात को मान लिया जी, राज्य पुलिस के हाथ पे हाथ धरी भी है, क्यों नहीं उसको पे केस करती है? इनको मालूम है। नहीं, दूसरी जगह इंडिया क्यों भेजते हैं चंद्रशेखर जी? वो यदि वो जानते हैं कि पाप खोल देगा। इन्होंने 15 साल मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है, सामाजिक उनके ऊपर अत्याचार किया है। मैं कहता हूँ मुसलमान समाज को भी उतना अधिकार है। तो फिर लगातार मुसलमान टीएमसी को जिता क्यों रहा है फिर चंद्रशेखर जी? इतना बड़ा शोषण हो गया उनका तो नहीं, अब समझ में आ रहा है, इसीलिए पार्टियां बन रही है। मुसलमानों को समझ में आ गया कि ये मुख्यमंत्री जो है इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में हमारा इस्तेमाल करती है और नहीं तो दिखा देती है देखो बीजेपी आएगी तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। ठीक है सर, ओके। 15 साल 2014 से किसी को मुसलमान को तकलीफ हुई क्या? ठीक है, पूरे देश में विकास सबके लिए है, ठीक है, पर ये डराते हैं। ओके सर, गॉट इट। सुरेंद्र स्वामी जी, वो पहचान की राजनीति की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा मजबूत कैसे हो गई पश्चिम बंगाल में, इस पर संक्षेप में आपसे कुछ समझना चाहूंगा। साथ साथ में क्या ये सर माना जाए कि ये जो 30% आबादी है मुसलमानों की, ये निर्णायक फैक्टर है इस बार भी? किस प्रकार से देखते हैं सर? नहीं, ये निर्णायक फैक्टर तो रहता ही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है जी, और ममता बनर्जी की टीएमसी की, पांडे जी की जो पार्टी है वो कैच 786 में फंस गई है। वहां पे 2 ही पार्टियों में सीधा मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में। कांग्रेस का 3% का वोट शेयर है पिछले विधानसभा चुनाव में और लेफ्ट पार्टियों का 7% का। सीटें किसी को कुछ मिली नहीं है जी। स्पष्ट है कि भाजपा और टीएमसी में टक्कर है। हाँ। अब ये सब जानते हैं मुसलमान भाजपा को तो वोट देता नहीं, वो तो भाजपा को हराने के लिए स्ट्रेटेजिकली वोटिंग करता है। तो भाजपा कितना भी ढोंग कर ले, कितना भी यहाँ पे आके बोल ले चैनल पे या दूसरी जगह, इनके लीडर सबका साथ विकास, मुसलमान इनको वोट नहीं देता। ये कटु सत्य है इनके लिए। अब क्या हुआ कि इसी बात को लेकर के जो मुस्लिम वोटों पे राजनीति करके सत्ता में आने वाली पार्टियां थी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बंगाल में टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अब इन पार्टियों की स्थिति क्या बनी कि शुरू में तो मुसलमानों को ये कह के डराती रही कि भाई अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। हाँ। इन्होंने वोट दिया मुस्लिम्स ने। अब मुस्लिम्स को लगा कि इनके साथ मिलके हमारी पहचान खत्म हो रही है जी। और हमारा अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा अपना कोई वजूद नहीं है।
तो पिछले चुनाव में जो महाराष्ट्र के हुए, बीएमसी के हुए, बिहार के हुए, केरल के हुए, तो उससे इन लोगों को ये लगा कि अब अगर हमको सत्ता की राजनीति करनी है और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना है तो हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए जी। अब अगर कोई प्योरली मुस्लिम पार्टी होगी, चाहे वो ओवैसी की हो, चाहे ये राहुल अमीन की हो, चाहे आपकी हुमायूं कबीर की हो, या इनके आईएसएफ की हो, कोई भी हो जी, उन सब मुस्लिम पार्टियों को तो मुसलमान ही वोट देगा। तो वो क्या करती हैं, क्योंकि अक्रॉस दी बंगाल एक लीडर नहीं है, तो वो अलग अलग एरियाज में अपनी अपनी लीडरशिप लाके और चुनाव लड़ेंगी। ठीक है सर। और वोट किसका लेंगी? मुसलमानों का लेंगी। तो फिर मुसलमानों का वोट भाजपा को तो जाता नहीं है, तो किसका कटेगा? टीएमसी का कटेगा। अगर टीएमसी का कटा, देखिए हम तो ये एनालिसिस करें, अभी जब चुनाव की घोषणा होगी तब बताएंगे हारेगा जीतेगा कौन। ठीक है सर। तो जब टीएमसी का वोट कटेगा तो भाजपा और टीएमसी के बीच में वोटों का जो गैप है वो कम हो जाएगा। जब वो वोट का डिफरेंस कम होगा तो ऑब्वियसली टीएमसी की सीटें कम होंगी। हाँ, इसी पर मैं टीएमसी के जो प्रवक्ता है राम प्रकाश पांडे जी का जवाब लूंगा। सर, टीएमसी की सीटों पर असर पड़ने की अगर आपने बात की है तो इसकी कितनी आशंका है, इस पर हम राम प्रकाश पांडे जी से बात करेंगे। आप लोगों की सीटें बड़े पैमाने पर कम होने जा रही हैं और यही बहुत बड़ी वजह है कि आप लोगों के अंदर इतनी बेचैनी जो दिखाई दे रही है, विशेष तौर पर ममता बनर्जी के अंदर, वो पहले कभी दिखाई नहीं दी। ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा खतरनाक भी। राम प्रकाश पांडे जी, देखिए आप जिसे बेचैनी बोल रहे हैं, बेचैनी नहीं है। ममता बनर्जी ने ये दिखाया कि वो लोगों के वोटों के अधिकार को छीनने नहीं देगी। और मुसलमान कौम ने एक बार देखा, जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एसआईआर के नाम पर मुसलमानों के नाम काटना चाहती थी, तो उसके लिए दीदी ने इनकी ईट से ईट मेरे सुप्रीम कोर्ट तक का पूछ करके रखा और उनके अधिकार। अरे उनसे मान लो आप निपट भी जाओगे सर, इनसे कैसे निपटोगे? ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये तमाम ऐसी जो पार्टियां सामने आ गई हैं मुसलमान वोटों की सबसे बड़ी दावेदार बनके, इनसे कैसे निपटोगे पांडे जी? ऐसा बात है आपको ये बताया कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान आपके बिहार के मुसलमान नहीं है, वो पश्चिम बंगाल के मुसलमान शिक्षित रखते हैं और ये दिमाग रखते हैं वो कि वो इस तरह के प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे और इनकी बातें बने। क्योंकि इससे पहले भी आईएसएफ आई थी, इससे पहले भी और दल आए थे, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सुन्नी पर करके छोड़ा गया। अच्छा, चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? चंद्रशेखर जी, क्या घुसपैठियों की क्या बात की आपने? इन्होंने कहा कि मुसलमानों के नाम कट रहे, मैं बता दूं मुसलमान नहीं घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं, जो ममता दीदी ने 15 साल से मुसलमान ही तो है ना सर। नहीं, मुसलमान चाहिए उसके बाद भारत का मुसलमान बंगाल में जवाब दे पाए, एक भी विरोध नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी ने बताया ये अब ये नाटक बंद करिए अपना, मुख्यमंत्री को लाचार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, घुसपैठिया का नाटक बंद कीजिए आप। इन्होंने कहा था मैं जाऊंगी, कल गई दिखा दिया कि कैसे पांडे जी को बता दूं, गई नहीं है। बंद करा मुख्यमंत्री का नाटक नहीं समझेगा कि जहां वोट क्यों नहीं गई, वहां मेन से रोहिंग्या आएगा, वहां रोक नहीं सकते हो, यहाँ रोकोगे? शर्म करो, शर्म। यादवपुर में जो बहन के संग रेप हुआ, बेटियों की आप कहानी बंद कर दीजिए। अब ये भारत के लोग ये राजनीति आपकी समझ चुके हैं कि कभी उधर पाकिस्तान हिंदुस्तान का लेके करेंगे, हिंदू मुसलमान लेके करेंगे, और नहीं है तो नौकरी खाने वाली पार्टी ये बंद करे राजनीति। भारतवर्ष के आदमी आपको अच्छे से समझते हैं, पश्चिम बंगाल के आदमी को अच्छे से समझते हैं कि आपकी ये राजनीति अब नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल की जनता आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी घुसपैठिया की राजनीति नहीं चलेगी। आपको इस पर इतनी बुरी हरा के भेजेगी कि आप जिंदगी में सोच नहीं पाएंगे कि कैसे क्या होता है। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की जनता है, इतनी बुरी तरह रहेगी कि आप जिंदगी में सोच नहीं पाएंगे कि आप किसे कहा जाता है। ये घुसपैठिया की कहानी, रोहिंग्या की कहानी खत्म कीजिए। हम चिंता नहीं करेंगे, उनको सुकून में सोने देंगे, आप चिंता न करें। खत्म हो गई है सर पांडे जी, खत्म हो गई है घुसपैठियों की कहानी। जितने बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं घुसपैठियों के, इनको छाटा गया है, यही तो चिंता का वजह है आप लोगों का, इसीलिए तो आप लोग परेशान हैं। यही तो बीजेपी बार बार कहती है
कि सारे घुसपैठिए हटा दिए गए। इन्हीं घुसपैठियों की वजह से आप चुनाव जीतते थे, करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए आपने वहां से बुलाए, बांग्लादेश से यहाँ पे इनको पूरा सेटअप दिया, वो आपको वो जो है वो बार बार आप लोगों का बटन दबा के जिता रहे थे, अब वो सारे गायब हो गए। तो ये चिंता की बात हो गई ना। ये है ताकत, ये है मुख्यमंत्री की ताकत। क्या मुख्यमंत्री था? घुसपैठिए बसाना। घुसपैठिया होता है, किसको घुसपैठिया? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोल दिया वो घुसपैठिया है? उसके लिए आप पैरवी कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हो? अरे घुसपैठिए तो घुसपैठिया कहेंगे ना सर, उनको क्या कहेंगे? उनको कोई नया नाम अगर आपको देना तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर हमारी मुख्यमंत्री बोली है, उसका जवाब क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने बोला क्या क्योंकि घुसपैठिया के लिए आप आए हो? लोगों के अधिकार के लिए गई थी वो। अच्छा, ये जो 30% आबादी थी, आपसे ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, जो 30% आबादी है पश्चिम बंगाल में, रामप्रकाश पांडे, उसमें कितनी फीसदी घुसपैठियां हैं टोटल? कितनों को बसा पाए आप लोग? मैंने क्यों, आप एसआईआर करके आपको नहीं पता है इन्होंने भाजपा? अरे मैं थोड़ा ना कर रहा हूं साहब, चुनाव आयोग बताएगा। हम नहीं रखते हैं। हाँ। हमारे पश्चिम बंगाल में जो है वो भारत के नागरिक हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। शुरू से हमारी मुख्यमंत्री बोलते आई है और हम तृणमूल कांग्रेस बोलते आए हैं। हाँ, ये सब आंकड़ा भाजपा के पास है। हाँ। नहीं तो ये दरार पड़ गई अभेद्य किले में कि नहीं? महसूस हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं जी, कोई दरार नहीं पड़ी है। हाँ। पश्चिम बंगाल की मुट्ठी बंद है। हाँ, और हमारे पश्चिम बंगाल के हर काम, अब तो एसआईआर करके ये ऐसे फंसे हैं भाजपा वाले कि जहां इनकी सीटें थी वो भी हमारे हाथ में आएगी। क्योंकि अपने लोगों को भी नहीं बचा पाए, हिंदुओं के वोट भी एसआईआर नोटिस में आए। लॉजिकल डिस्पेंसिंग करके सोचे थे वोट कैसे कटवाएंगे, वहां इनके जहां पर जिसको बोला जाता है आंकड़ों को। अच्छा सुरेश स्वामी जी, जितने ये लोग बिल्कुल काम डाउन रिलैक्स दिखाने की कोशिश करते हैं खुद को टीएमसी वाले, वाकई में ऐसा है क्या? ये लोग इतने आश्वस्त हैं कि अपनी जीत को लेकर के हम इस बार भी जीत जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? कूल डाउन रहेंगे ही, क्योंकि जनता के लिए हमने काम किया है। हाँ, सुरेश स्वामी जी कह रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ सर। सुरेश सावंत जी को तो मैं धरातल पर नहीं, मैं दिखा दूंगा लॉजिकल डिस्केंसी के नाम पर राजनीतिक पार्टी कभी भी ये नहीं कहेगी कि हम चुनाव हार रहे हैं। जिनको एक भी सीट नहीं आती वो भी कहेंगे कि अब की बार हमारा, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लेना, वो कहेगा हमारी सरकार बनेगी, हम अच्छा करेंगे। हाँ। प्रश्न ये है कि मुट्ठी में जो रेत ली है ना पांडे जी, वो रेत मुट्ठी में टिकती नहीं है, वो मुट्ठी में से रिस रही है। यही समस्या है। जो 60 सीटें आपकी एकदम, इन्होंने तो हिंदुओं के नाम भी लॉजिकल डिस्टेंसी पे जितना डाले हैं स्वामी जी, वहाँ पे ये सब पार्टियां अपने कैंडिडेट खड़े करेंगी। क्योंकि अगर ममता जी वहां पे मंदिर बनाती जाएंगी बड़े बड़े वेस्ट बंगाल में, तो मुसलमानों को अब डर लगने लगा है। और आपने सुना होगा अभी आशीष की एक मुस्लिम मौलाना थे, उन्होंने कहा कि बंगाल में मुसलमान अच्छे हैं, यूपी वाले छोड़ के बंगाल आ जाओ। तो उनको पता है कि हम ऑलरेडी यूपी का रहने वाला मौलाना था सर, वो वहाँ जाके प्रचार कर रहा तो बड़ा दुख लग रहा है कि हाँ, तो वो कह रहा है कि सब बंगाल में आ जाओ और मुसलमानों के लिए काम करें, तो भी आपत्ति तो करने क्या देंगे बंगाल में हम लोग को, बंगाल हो जाएगा। यही पूरी राजनीति चल रही है। करवाना क्या चले, यही डर लग रहा है ममता बनर्जी को कि अगर मुस्लिम्स यहाँ आके बसने लगे तो वो फिर ममता बनर्जी को ही हटा के खुद बन जाएंगे। अरे स्वामी जी, समस्या हो रही है। चाह रहा हूँ, या तो आप ही बता दें। देखिए अभी तक जितने घुसपैठिए थे वो गया बंगाल पूरे देश में जाते थे, मंदिर बनाएंगे तो आपका आपत्ति है, मुसलमानों को हमने बंगाल का कार्ड बना के भेजा है वो सब वापस बंगाल में आओ। आपत्ति जरूर होगा, क्योंकि भाजपा वालों को हम हजम नहीं होते, क्योंकि हम सच का रास्ता दिखा देते हैं इनको, अंगुली दिखाते हैं इनको, ये देखिए है। रामप्रकाश पांडे जी, आपकी बेचैनी, आप जब यहाँ सुरेश स्वामी जी को नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर इन पार्टियों को कैसे झेलेंगे? क्या सुनो, उन्हें मंदिर बनाने से दिक्कत हो रही है। उनको मंदिर बनाने से दिक्कत क्यों होगी भाई? वो कोई टीएमसी के थोड़ा है, उनको मंदिर बनाने से दिक्कत होगी? मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो खाली राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, ओके, हमारी स्ट्रेटेजी वो बना देंगे क्या? ठीक है, घबराहट महसूस हो रही है, रामप्रकाश पांडे जी की घबराहट महसूस हो रही है। ठीक है, ओके, समय सीमित था। ठीक है सर, समय सीमित था। बहुत आभार आपका रामप्रकाश पांडे जी समय देने के लिए। सुरेश स्वामी जी आपका भी बहुत आभार। हमारे साथ चंद्रशेखर जी भी जुड़े थे, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत आभार। डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।